नमस्कार, मैं रविश कुमार। लद्दाख से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिर से तनाव बढ़ने की खबर है। इस बार इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने ही अपने आधिकारिक बयान के जरिए दी है। इस बयान में कहा गया है कि डी-एस्केलेशन यानी तनाव कम करने के लिए पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान कल रात गलवान घाटी में आक्रामक तरीके से आमना सामना हो गया। इसमें दोनों तरफ के लोगों के जान का नुकसान हुआ है। भारतीय पक्ष के अफसर और 2 जवानों की मौत हो गई। मौके पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक चल रही है ताकि तनाव कम किया जा सके। दोपहर के वक्त ये बयान आता है और रक्षा मंत्रालय कवर करने वाले पत्रकार कहते हैं कि उन्हें सूत्रों ने बताया है कि गोलियां नहीं चली हैं, मारपीट हुई। इस झड़प और मारपीट में सेना के एक अफसर और 2 जवानों की शहादत हो जाती है। दूसरी तरफ उसी वक्त एएफपी समाचार एजेंसी की तरफ से चीन का बयान आता है। बीजिंग की तरफ से भारत पर आरोप लगाया जाता है कि उसने सीमा पार कर चीन की सेना पर हमला किया, जिसमें चीन के जवानों की मौत हुई है। फिर खबर यह आती है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। इस बैठक के बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं है। ऐसी खबरों में अटकलें लगाना ठीक नहीं है। आप तभी लगाएं जब आप इस तरह के मामलों को समझते हो, कवर करते हो और सूत्रों पर आपकी पकड़ मजबूत है। ये चेतावनी मेरे लिए भी है। और राजीव रंजन जो इस पूरे मामले को कवर करते रहे हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि इस घटना को किस संदर्भ में देखा जाए आधिकारिक रूप से। सेना के कई लोग का ये कहना है कि अब वक्त आ गया है कि आप चीनी सैनिकों के खिलाफ जो है एक बोल्ड स्टेप उठाएं। खासतौर से जब भी कुछ विवाद होता है, अगर चीन के साथ अगर बात करें तो भारतीय सेना की बात करें, सरकार की बात करें, खुलकर कुछ भी बोलने से बचती है। इसको लेकर भी एक कह सकते हैं एक बहुत लिमिटेड जो है एक बयान जारी किया गया है। इसको पूरे खास एक रिपोर्ट नहीं दी गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से भी जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि जो चीन की ओर से जो घटना हुई है ये गलत घटना हुई है और हम बातचीत के जरिए जो है मामले को सुलझाएंगे। देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन की ओर से बात करें तो चीन की ओर से ये कहा गया है कि भारतीय सेना ने उकसाए वाली कार्रवाई की, वो जो है एलओसी में दाखिल हुए और उन्होंने ऐसी हरकत की जिस वजह से ये कैजुअल्टी हुई है। मतलब चीन उल्टे सिखा रहा है कि भारतीय सेना ने संयम का परिचय नहीं दिया और जो एलएसी की जो भावना है उसके विपरीत काम किया। तो समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच की जो खाई है वो कितनी गहरी हो गई है। तो साफ है कि अब चीन को लेकर सरकार और सेना को दोनों को समझना होगा कि क्या रणनीति अपनाई जाए। 1962 का चीन नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने धोखे से हमारे इलाके में कब्जा किया था, हमला किया था और उसकी परिणति क्या हुई। आज तक उस दर्द को न तो सेना भूल पाए हैं और न ही कोई भारतीय भूल पाए हैं। लेकिन हमारी सेना 1962 वाली सेना नहीं है। अब सेना काफ़ी हद तक बदल चुकी है और चीन को कुछ हद तक कह सकते हैं या करारा जवाब देने में सक्षम है। दोनों को जो है सेना और सरकार को ये सोचना होगा कि चीन से आखिर कैसे निपटे और अगर वाकई में आपसी विश्वास की बात होती है, बातचीत से मामला सुलझाना चाहते हैं तो ज़मीन पर उसका असर दिखनी चाहिए, सेना की कार्रवाई में नज़र आनी चाहिए। आपको बता दें कि सेना के जवान साफ तौर पर कहते हैं कि जो चीनी सैनिकों का रवैया जो होता है सरहद पर, वो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह नहीं होता है, वो अशोभनीय होता है। कई बार ये बाकायदा कहते हैं बार बार झड़प होती रहती है और यहाँ झड़प हो रहा है। इस होना इसलिए भी मायने रखता है कि 1962 के बाद इस इलाके में पहली बार इस तरह की झड़प हुई है जहां 3 सैनिकों की शहादत हुई है। इससे पहले अरुणाचल में 1975 में हुआ था। तो समझ सकते हैं कि हालात बहुत अच्छे नहीं है जैसा दावा किया जा रहा है। दरअसल मई के महीने से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की खबरें आने लगी थीं। फिर जून के पहले हफ्ते में कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट में यह बात भी छपी है कि चीन और भारत की सेना के विभिन्न अधिकारियों के स्तर पर बातचीत होती है, कई स्तरों की बातचीत होती है। फिर 10 जून को खबर आती है चीन के विदेश मंत्रालय से, भारत के विदेश मंत्रालय से कि सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है और प्रभावशाली कूटनीतिक प्रयासों के जरिए
ये रास्ता निकाला गया है कि दोनों पक्ष तनाव को हल्का करने के लिए पीछे हटेंगे, मदद करेंगे। 13 जून को भारतीय सेना के प्रमुख MM नरवाने साहब का बयान आता है कि भारत और चीन की पूरी सीमा पर कहीं कोई विवाद नहीं है। फिर 3 दिन बाद 16 जून की दोपहर ये खबर आती है कि 2 जवान और 1 अफसर भारतीय पक्ष की तरफ से शहीद हो गए हैं और चीन के भी कुछ जवानों की मौत हुई है, वो मारे गए हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है? मई के महीने से ही दरअसल आप देखें तो ये खबरें आने लगी थी। सरकार पूरी दृढ़ता के साथ ऐसी खबरों से या बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति से इनकार करती रही। यही बयान आते रहे कि जो कुछ भी है वो बहुत ही स्थानीय स्तर पर है और उसे पूरे विवाद की शक्ल में देखना ठीक नहीं है, आइसोलेटेड यानी अलग थलग एक छोटी सी घटना है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग, रक्षा जानकार प्रवीण साहनी और अजय शुक्ला लगातार अखबारों और न्यूज वेबसाइट पर लिख रहे थे और संकेत देते रहे कि स्थिति गंभीर है। अजय शुक्ला का एक ब्लॉग भी है, अजय शुक्ला blogspot.in। इसके अलावा अजय ने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में लगातार लिखा और सरकार के दावों से अलग लिखा। अभी चंद रोज पहले टेलीग्राफ अखबार में संकर्षण ठाकुर ने लिखा कि कैसे कारगिल के वक्त भी हालात में चिंगारी, हवा में चिंगारी नजर आ रही थी मगर उससे इनकार किया जा रहा था और बाद में वो आग की लपटों में बदल गई। मैं इन सब के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये रक्षा के विषयों को निरंतरता के साथ कवर करते हैं। इनके लिए ये रोज देखने का मामला है मुझसे अलग। इसलिए शंकरशन के लेख में ये बात मैंने देखी कि बड़े ही सावधान शब्दों में उन्होंने इस पूरी घटना की रिपोर्टिंग की है और सावधानी पूर्वक बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य जमावड़ा हुआ है, जिसे हल्के में लेने की कोई स्थिति नजर नहीं आती है, खासकर कारगिल के पुराने अनुभवों को देखते हुए। संकर्षण आगे लिखते हैं कि 19 अप्रैल को खुफिया विभाग ने चेतावनी दे दी थी कि चीन इन इलाकों में सैन्य जमावड़ा कर रहा है। तब चीन की तरफ सेना के ट्रकों का काफिला देखा गया था। पहले खबर आई कि सिक्किम के पास नाकुला और लद्दाख में पैंगोंग त्सो में भारत और चीन के बीच झड़प हुई है। सेना ने ऐसी खबरों से तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि आइसोलेटेड घटना है, छिटपुट घटना है। लेकिन तब तक पैंगोंग त्सो से गंभीर खबरें आने लगी। 8 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की और यथास्थिति बनाए रखने की बात की। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टडी ग्रुप की इस मसले पर बैठक होती है। 19 अप्रैल की खुफिया सूचना के बाद 18 मई को बैठक की एक खबर आती है। ये संकर्षण ने टेलीग्राफ में लिखा है। इसी लेख में है कि चीन भारतीय इलाके में 8 किलोमीटर अंदर आ गया है। भारत इसे नहीं मानता है, बल्कि संकर्षण ने यहां तक लिखा था कि गलवान नदी घाटी में चीन ने सैन्य जमावड़ा किया है, जहां से आज यानी 16 जून को झड़प होने की खबर आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस मसले पर सरकार से प्रश्न किया है कि क्या भारत के इलाके में चीन ने दखल किया है। सरकार या सरकार के मंत्रियों ने हमेशा ही राहुल के इन प्रश्नों का विस्तार से जवाब देने के बजाय खंडन किया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। 16 जून की दोपहर को जब ये घटना सामने आई कि 3 जवानों के शहीद होने की खबर है चीन और भारत के साथ हुई झड़प में, तब कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से सवाल उठाया। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आगे आकर देश को जवाब देना चाहिए। पहला, क्या यह सच है कि गलवान घाटी में भारतीय सेना के एक उच्च सैन्य अधिकारी और हमारे सैनिकों को चीनी सिपाहियों ने मार डाला है? नंबर 2, अगर हमारे अधिकारी और सैनिकों की शहादत का वाकया कल रात को हुआ तो
इस बारे पुष्टि आज 12:52 के दोपहर के बयान से क्यों हुई? ऐसी खबरों को राजनीतिक चटखारे से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के साथ देखने समझने की ज़रूरत है। समस्या ये होती है कि बहुत सारी औपचारिक खबरें कम होती हैं, नहीं होती हैं, और अब पहले की तरह जैसे करगिल के समय बहुत सारे संवाददाता मौके पर ही चले गए थे, तो मौके से आने वाली खबरें भी जो हैं वो पहले की तरह नहीं हैं। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से इन खबरों को देखने समझने की ज़रूरत है। बेशक इन घटनाओं के ज़रिए चीन के इरादों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो चाहता क्या है। पिछले ही साल अक्टूबर में चेन्नई से सटे ममलापुरम में चीन के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। 7वीं सदी की इस महान कलाकृति की पृष्ठभूमि में दोनों नेताओं की सहजता देखते ही बनी थी। तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट पर एक अनौपचारिक किस्म का शिखर सम्मेलन उच्च स्तरीय संबंधों को गहरा कर रहा है और भारतीय चीन संबंधों के भविष्य की दिशा तय कर रहा है। इसके पहले 2014 में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की झूले पर सहजता ने सबको हैरान कर दिया था। ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि दोनों नेताओं के बीच संवाद की स्थिति है, सहजता भी होगी। यह भी याद दिलाती हैं कि इतनी सहजता के बाद ऐसा क्या हो गया कि कई स्तरों पर सैन्य अधिकारियों की बातचीत के बाद भी दोनों नेताओं ने एक फोन नहीं उठाया और एक दूसरे से बात कर तनाव को हल्का करने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पर आपको यह भी समझने की ज़रूरत है कि कूटनीतिक दुनिया में जो चालें चली जाती हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ चली जाती हैं। एकदम से ट्रम्प कार्ड नहीं फेंक दिया जाता तुरुप का पत्ता। उम्मीद है कि ऐसे हालात में दोनों नेताओं की यह सहजता और संवाद तनाव को हल्का करने के काम आएगी। किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, इन पर गौर करने की जरूरत है। वास्तविक नियंत्रण रेखा का संपूर्ण इतिहास बताने का ना तो यहाँ स्पेस है ना समय है, बल्कि हाल के दिनों में मीडिया में पर्याप्त रूप से छपा है। हम थोड़ा बहुत तो बताएंगे ही। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की अपनी ही व्याख्या प्रस्तुत करता है और दावा करता है, खासकर 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, जिसे भारत स्वीकार नहीं करता है ना कर सकता है। उस वक्त चीन भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और वहां से 20 किलोमीटर पीछे हटा था। जहां पर मौजूद था उसे वो वास्तविक नियंत्रण रेखा समझता है और भारत का मानना है कि वहां तक उसकी जमीन है, उसकी सीमा है। पूर्व रक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के एक लेख के अनुसार भारत का एतराज इस बात को लेकर रहा कि चीन की रेखा नक्शे पर कई जगह एक सीध में नहीं थी, एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं थी, जिसे कई तरीके से जोड़ा जा सकता है। इस लाइन को उस दिन से स्वीकार करना चाहिए जो 8 सितंबर 1962 को थी। चीन के हमले के पहले से चीन की परिभाषा में जो अस्पष्टता है, उसके कारण चीन जब तब सैन्य बल के इस्तेमाल से तथ्यों को बदलता रहता है। शिवशंकर मेनन के अनुसार भारत ने 1993 में इस वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान लिया क्योंकि 1980 के दशक में दोनों देशों के पेट्रोल का आमना सामना बढ़ गया था। 1988 में राजीव गांधी चीन गए और दोनों पक्षों ने समझौता किया। 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग भारत आए और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ एक सहमति बनी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति होनी चाहिए। भारत ने औपचारिक रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान लिया। 1993 में राव भी चीन गए और वहां करार पर दस्तखत हुए, लेकिन उसमें भी साफ नहीं था कि किस वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है, 1959 वाली या 1962 की। लेकिन उस समय जो वास्तविक नियंत्रण रेखा थी उसे ही लेकर समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच यह भी सहमति बनी कि एक संयुक्त कार्यकारी दल होगा जो इस मुद्दे को सुलझाएगा
कि कौन सा इलाका किसके हिस्से का है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्पष्टता लाई जाएगी। मीडिया में छपे जानकारों के विश्लेषणों के मुताबिक यह काम अधूरा ही रह गया। दोनों देशों ने अपना विस्तृत नक्शा कभी भी एक दूसरे से साझा नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस के सुशांत सिंह ने भी इस विषय पर गहराई से लिखा है, आप वहां भी जाकर और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। 2017 में भी तनाव हुआ था जब डोकलाम के पठारों पर चीन सड़कें बनाने लगा था और तब चीन ने भारी सैन्य जमावड़ा वहां पर किया था। दोनों पक्षों के बीच काफी दिनों तक तनातनी रही, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य भी हुई। पिछले साल भारत ने लद्दाख से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाके में सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया था। योजना है कि इस तरह की कई सारी सड़कें वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास बनाई जाएंगी। कहा जा रहा है कि 75% काम पूरा हो गया है। लद्दाख के पास काराकोरम दर्रे और लेह को जोड़ने वाली सड़क बन चुकी है। इस पर 37 पुल हैं। यहां से काराकोरम दर्रा 20 किलोमीटर ही दूर रह गया है, जहां पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं एक दूसरे के करीब नजर आती हैं। क्या चीन दबाव दे रहा है कि भारतीय पक्ष जो है इन इलाकों में अपने बुनियादी ढांचों का विस्तार ना करे, निर्माण ना करे? लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने भी इस मसले पर 2 आर्टिकल लिखे हैं, एक 4 जून को, एक 11 जून को द प्रिंट में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एच.एस. पनाग के लेखों से गुजरकर आधिकारिक बयान से अलग संकेत मिलते हैं। उन्होंने लिखा है कि आधिकारिक रूप से दोनों ही पक्ष संयमित बयान दे रहे हैं, लेकिन चीन ने भारतीय इलाके में 3 जगहों पर 40 से 60 वर्ग किलोमीटर इलाके पर बढ़त बना ली है। चीन जहां तक पहुंच गया है वहां से बातचीत शुरू करेगा, आगे और तनाव की बात न कर अपनी बढ़त को बनाए रखेगा। एच.एस. पनाग का यह लेख 4 जून को द प्रिंट में छपा है। भारत सरकार ने यही कहा है कि सीमा पर हालात सामान्य हैं और बातचीत से रास्ता निकाला जा रहा है, मगर भारत ने कभी नहीं कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाके पर अपना कब्जा बढ़ा लिया है, भारतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ गया है। इसकी पुष्टि भारत ने कभी नहीं की। हमें इसको एक लोकल इश्यू नहीं समझना चाहिए, ना ये समझना चाहिए कि सिर्फ गलवान वैली में या कोई और एक सेक्टर में उनका फोकस है। उनका जो स्प्रेड जो है वो पूरा लद्दाख से लेके सिक्किम तक है और शायद आगे भी बढ़े। तो मेरे ख्याल से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही थी कि उनकी एक लार्जर एजेंडा होगा। इसका मतलब ये भी है कि हमें तो बिल्कुल अपना ये दिखाना है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल रिजॉल्व बिल्कुल मजबूत है। ये जो है सबको पता है कि इस प्रकार का जो मई के महीने से क्या चलता आ रहा है, उसको सुलझाने के लिए 6 जून को जो बातचीत हुआ था जनरल हरिंदर और जनरल ल्यूलिन के बीच के अंदर, उसमें ये माना गया था कि भाई अलग अलग जगह पर बातचीत करके इसको डिसएंगेजमेंट को किया जाएगा। तो उसी मुताबिक के एक बातचीत के बाद ये जब डिसएंगेजमेंट हुआ है, उस समय पे गर्मा गर्मी होकर के इस प्रकार से एक हादसा हुआ है। ये होना नहीं चाहिए था, हो गया है, लेकिन इसको अभी सुलझाना चाहिए। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि जैसा हम पहले से ही कहते आए हैं, चीन का इस बार जो ईस्टर्न लद्दाख में ट्रांसग्रेशन हुआ है उसने 4 से 5 पॉइंट्स पे किया है और गलवान वैली जो कि उत्तर में है वहाँ से लेकर के पेंगोंग त्सो लेक को शामिल करते हुए डेमचौक तक उसने अपनी पोजीशन जो है वो मजबूत की है। वो इस ट्रांसग्रेशन में पूरी तैयारी से आया है, अपने साथ पूरा साजो सामान लेके आया है और कहीं से भी पहले दिन से लेकर के आज तक पिछले 6 हफ्तों में अगर हम सोचें और अगर हम उसके एक्शंस को देखें तो कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगा था कि वो डी एस्केलेशन करना चाहता है या डी एस्केलेशन के मूड में है। लेकिन इसके बावजूद हमने डी एस्केलेशन की कार्रवाई शुरू की। यह भी रिपोर्ट की शुरुआत है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह की हाथापाई की बातें चल रही हैं उसके चलते हो सकता है आने वाले कुछ समय में हमें जो है ये रिपोर्ट मिले कि कैजुअल्टीज़ जो हैं, हमारे सोल्जर्स की जो शहादत है वो कहीं
ये जो नंबर अभी आ रहे हैं उससे अधिक भी हो सकती है। कई अखबारों और चैनलों ने रिपोर्ट किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य जमावड़ा काफी बढ़ा है। दोनों तरफ से पीछे हटने की भी बात है, मगर उसमें आंशिकता है। आंशिक तौर पर ही दोनों पीछे की तरफ हटे हैं। क्या वहां पर तनाव नियंत्रण से बाहर है, या जैसा सरकार कह रही है कि चिंता की बात नहीं है, झगड़ा है लेकिन बातचीत के तरीकों से इसे काफी सहज बना लिया गया है? आज की घटना के संदर्भ में क्या हम ये समझें कि स्थिति कुछ पहले से बिगड़ी है, या ये अपवाद है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय शुक्ला। अजय, मेरा पहला सवाल यही है कि आप हों या लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग हों या फिर संकर्षण हो, आप सबके ब्लॉग और आर्टिकल पढ़ते समय मुझे काफ़ी अंतर लग रहा है सरकार जो आधिकारिक रूप से कह रही है और आप लोग जो कह रहे हैं। मैं तो कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों की सक्रियता के आधार क्या हैं? क्यों आपको लगता है कि सरकार इस पर पूरी जानकारी नहीं दे रही है? क्या वो पूरी जानकारी दे भी सकती है? मेरे ख्याल में रवीश जी, सरकार का रवैया ये रहा है कि हम जो है कुछ पब्लिक डोमेन में बातें नहीं लाएंगे, खुद जो है चाइनीज सरकार के साथ बातचीत करके इस समस्या का हल कर देंगे, और भारत की जनता को किसी जानने की जरूरत ही नहीं है कि क्या हुआ है चाइना के बॉर्डर के ऊपर और हमने क्या कार्रवाई की। शायद वो ये भी उन्होंने सोचा होगा कि पब्लिक प्रेशर जो है हमारे पास ऊपर नहीं होना चाहिए, तो पब्लिक को ना ही बताया जाए कि क्या हुआ है, किस तरीके से चाइनीज ट्रूप्स आके हमारे भारतीय जमीन के ऊपर सर जमीन के ऊपर बैठ चुके हैं। ये सब बातें पब्लिक को बताने की जरूरत ही नहीं है, हम ये खुद ही समस्या हल कर लेंगे, ये शायद सरकार की सोच रही है। लेकिन जब ऐसा हादसा हुआ है, जो होता है जैसे कि कल शाम को हुआ, जबकि कई भारतीय सैनिक जो है मारे गए चीन के हाथ, तब जो है ये बातें छिपाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बातें जो है खुले में आनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए, ऑपोजिशन को पता होना चाहिए, भारत के सारे लोग जो है सरकार के पीछे होने चाहिए, और तब जाके ऐसी समस्या हल हो सकती है। लेकिन ये बातें जो है सरकार आज तक छिपाई रखी है। इस घटना के बाद जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जब पुष्टि की गई कि 2 जवान शहीद हुए हैं, एक अधिकारी भी शहीद हुए हैं, और फिर सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि कोई गोली नहीं चली है और ये मारपीट हुई है, तो आधी बात ऑफिशियल बताई जाती है आधिकारिक तौर पर, आधी बात अनधिकारिक तौर पर बताई जाती है। मेरा सवाल ये है कि अजय, जो आप कहते रहे हैं उसमें ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है, अलग थलग कोई छोटा छिटपुट घटना है, या आप एक बड़े पैटर्न के रूप में देख रहे हैं कि चीन इस वक्त क्या करना चाहता है और भारत इस वक्त क्या कर रहा है? चीन जो रवैया अपना रहा है इस वक्त, वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, ये कभी पहले नहीं हुआ है। ये 4 जो है बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि ऐसा इलाका चीन ने चुना है जो कि जिसमें वो पहले कभी नहीं आया है। ये गलवान रिवर वैली में जो है ये चीन का क्लेम लाइन से आगे है, और चीन इस इलाके में पहले नहीं आया है। दूसरी बात, जिस तादाद में, जिस संख्या में चीन के सिपाही आए हैं, ये पहली बार इतनी ज्यादा भारी तादाद में लोग हमारे इलाके में घुसे हुए हैं। तीसरी बात, जो वायलेंस लेवल, जिस तरीके से जो है लाठी डंडों के साथ सिर फोड़ के जो है वो आए हैं, ये वायलेंस लेवल्स पहले कभी नहीं देखे गए हैं। तो ये सब जो है नई बातें हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये हर साल ऐसा होता रहा है और इस साल भी वही हो रहा है। इस साल चीन एक नया रवैया अपना रहा है, और ये रवैया को देखते हुए सरकार ने अपना प्लान और अपना काउंटर जो है तैयार करना चाहिए, और इसके लिए भारतीय सॉर्ट ऑफ ऑपोजिशन की और पब्लिक की सपोर्ट बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो है ये झूठ बोलना बंद करना होगा सरकार ने।
पर अजय, जैसे एचएस पनाग लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने लिखा है अपने आर्टिकल में जो प्रिंट में छपा है, सरकार तो हमेशा ही इनकार करती है कि भारत के तरफ के इलाके में किसी प्रकार के चीन ने दखल नहीं किया है, कब्जा जैसा नहीं किया है। लेकिन पनाग साहब लिख रहे हैं, आप लोगों के भी आर्टिकल से झलक मिलती है कि 40 से 60 वर्ग किलोमीटर का एरिया पर चीन आगे बढ़ गया है। पर हमने लेफ्टिनेंट जनरल एसएल नरसिम्हन से बात की तो वो कह रहे हैं कि वो नहीं मानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उसके किसी इलाके पर चीन आगे बढ़ाया है। तो दो तरह की स्थितियां हैं, आधिकारिक जवाब है नहीं, तो फिर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए रवीश जी, सबसे पहले तो उन्होंने बोला था कि चीन तो आया ही नहीं है हमारे इलाके के अंदर। फिर उन्होंने जाके बोला कि वो डिसएंगेजमेंट चल रहा है, हमने बातचीत की है चीन के साथ और दोनों साइड्स ने फैसला कर रखा है कि हम डिसएंगेज करेंगे, यानी कि जो भिड़ाव हो रहा है उन दोनों के बीच में उनसे पीछे हटेंगे। मेरा सवाल ये है, अगर चीन के सिपाही अंदर आए ही नहीं भारत के इलाके के अंदर, तो डिसएंगेजमेंट कैसे हो रहा है? अभी जो है ये बताया जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है, दोनों साइड एक दूसरे से हट रहे हैं। लेकिन अगर दोनों साइड एक दूसरे से हट रहे हैं तो फिर ऐसा हादसा कैसे हुआ जबकि तीन भारतीय सैनिक जो है मारे गए हैं और कई जो है कैप्चर किए गए और फिर बाद में छोड़े गए? तो ये सरकार जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल रखी हुई है, बताना नहीं चाहती है। और जब लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन ऐसा कहते हैं तो वो सरकार के तौर से जो है टिप्पणी दे रहे हैं, उनको वही कहना होगा जो कि सरकार उनसे बताती है कहने के लिए। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक सरकार ने इंफॉर्मेशन के ऊपर पूरा कब्जा जमा रखा है। कोई ये कोशिश की है कि हम ये नैरेटिव को कंट्रोल रखेंगे, अपने काबू में रखेंगे, लेकिन जब ऐसा हादसा हुआ जबकि भारतीय सैनिक मारे गए तो इसको जो है एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। हाँ, लेकिन हम नहीं जानते कि नरसिम्हन साहब को किसने कहा, किसके कहने पे कह रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करता है कि कोई कब्जा नहीं हुआ है। पर अजय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बीच में लद्दाख के सांसद का बयान आया था कि उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस के समय या नेहरू काल में चीन ने इतना इतना ऐसे ऐसे किया था, तब राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं। कांग्रेस इस पर काफ़ी मुखर है। अभी भी आज भी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरी बात क्यों नहीं आ रही है, और इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो क्यों नहीं उस पर बोल रहा है। लेकिन लद्दाख के सांसद के बयान से काफ़ी उत्साह फैला था उस सरकार के समर्थकों को खेमे में कि सचमुच ऐसा कुछ नहीं है, बातों का बतंगड़ बनाया जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद आप किस तरह से देखेंगे और उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए रवीश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेहरू सरकार के समय 1962 की लड़ाई हुई जिसमें भारतीय सैनिकों को और भारतीय सेना को भारी डिफीट जो है बर्दाश्त करना पड़ा। इस पे कोई दो राय नहीं है, ना कोई दो राय देना चाह रहा है। लेकिन जो आज बात हो रही है, जो आज स्थिति हुई है बॉर्डर के ऊपर, उससे क्या ताल्लुक, उसको जो है संभालना होगा ना। हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि नेहरू जी के समय पे भारत ने जो है चीन को टेरिटरी अपनी सरेंडर करनी पड़ी, तो अब हम आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार भी यही कर सकती है, और अगर करती है तो कोई खास बुरी बात नहीं है। भाई, जो हमारे टेरिटरी के ऊपर हमारी सॉवरेंटी है, सरकार जो भी सरकार हो उस समय की, उसकी खास जिम्मेवारी है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारे सरजमीन की सॉवरेंटी पर जो है रखवाली करें। और ये जो है, मैं बिल्कुल एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए जो है बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हूं कि नेहरू सरकार ने ये किया तो अब जो है जो हम कर रहे हैं वो इतनी बुरी बात नहीं है। जो आज हो रहा है वो आज हो रहा है, और उस स्थिति को आज की सरकार ने जो है रिजॉल्व करना होगा। अजय, तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि क्यों आपकी बातों में ये झलक रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही होगी, जबकि कई रिपोर्ट में ये भी देख रहा हूँ कि उसमें ये बात है कि दोनों तरफ से मिलिट्री बिल्डअप है, यानी हिंदी में सैन्य जमावड़ा है, दोनों ने अपनी टुकड़ियों को वहाँ पर मजबूत किया है। ये बात सही है कि जब चीन आके बैठ चुका था, भारतीय सरजमीन के ऊपर कब्जा अपना जमा चुका था,
तब हम लोगों ने रिएक्ट किया और हमारे आर्मी ने जो है, जिस तरीके से हमारी बहुत बढ़िया शानदार आर्मी है, वो जाके चीन के सामने बैठ गए। लेकिन जब ये हुआ तब उससे पहले ही चीन के सैनिक हमारे टेरिटरी में घुस चुके थे, तो अब उनके सामने बैठने का क्या फायदा हुआ? उनको सिर्फ इस बात का अभी रोका जा रहा है कि वो और हमारे टेरिटरी के ऊपर कब्जा ना जमाए, लेकिन जिस टेरिटरी पे जमा चुके हैं वहां से निकालना, उनको पीछे भेजना, उनको धक्का मारना या चीन के टेरिटरी के ऊपर कब्जा जमाना, ये बातें कहाँ हो रही हैं? इस पे जो है भारतीय सरकार की कोई कार्रवाई नहीं है, ना वो बातचीत कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई टिप्पणी दी है इसके बारे में। भारत जो है एज अ देश और एज अ ऑपोजिशन पॉलिटिक्स और भारतीय जनता ये जानना चाहती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है जमीन के ऊपर। और आपको लगता है कि पूरी जानकारी सामने नहीं आ रही है कि चीन ने उस इलाके में क्या किया है? एक चीज़ अजय मुझे हैरान कर रही है कि जैसे कारगिल युद्ध हुआ था तो कई सारे न्यूज़ चैनल या पत्रकार वहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर रहे थे। इस बार वहाँ से जाकर मौके से कोई रिपोर्ट मैंने सुनी नहीं है, वक्त नहीं मिल पाता है कई कारणों से। क्या आपकी जानकारी में है कि कोई मौके से रिपोर्ट कर रहा है वहाँ पे? नहीं रविश, कोई नहीं कर रहा है। वहाँ इलाका इतना जो है सुनसान और लोनली और इनएक्सेसिबल इलाका है कि वहाँ पे फौज के मदद के बिना या इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के मदद के बिना जाना और रहना बिल्कुल असंभव है। वहाँ ना कोई गांव है, ना कोई बस्ती है रहने के लिए। तो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पे जाएगा उसको फौज के जरिए जाना होगा या आईटीबीपी के जरिए जाना होगा। तो ये जो है एक्सेस बंद है बिल्कुल प्रेस को, और इस वजह से जो भारत सरकार बोलती है मीडिया को या जो प्रेस रिपोर्ट्स जो है रिलीज करती है, मीडिया वही रिपोर्ट करती है। कई कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऐसे हैं जिनके अपने खुद के सोर्सेज हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस में हो चाहे और किसी एजेंसीज के हों, उनको खबर अलग मिलती है। तो इस वजह से जो है सत्य अभी भी पब्लिक डोमेन के अंदर आ रहा है, लेकिन बहुत कम तादाद में, और ज्यादातर कॉरेस्पॉन्डेंट्स वही पब्लिश कर रहे हैं, वही ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो कि फौज से या आईटीबीपी से उनको दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला जानकारी देने के लिए। ये भी एक इस वक्त में बहुत जोखिम का काम होता है कि ऐसे वक्त में आधिकारिक सूचनाओं का अपना एक महत्व है, उन पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये भी जोखिम की बात है कि कुछ संवाददाता जोखिम उठा रहे हैं और सरकार के आधिकारिक बयानों को प्रश्नांकित कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल इनको चटखारे लेकर देखने की ज़रूरत नहीं है। सीमा का तनाव है, अगर कोई रास्ता अपनाया जाता है कि युद्ध जैसी परिस्थिति ना बने, झगड़ा आगे ना बढ़े, संवाद या बातचीत का मौका ना टूटे, तो वैसी ही परिस्थिति की कामना करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ नज़र रखनी चाहिए कि क्या जो जानकारी मिल रही है वो सत्य है, वो पूरी तरह से सत्य के करीब है, उसके तथ्य ठीक हैं जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो अजय शुक्ला ने आपको ये जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। और इसके साथ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो प्राइम टाइम में कुछ और। बनारस के व्यापारी, चाहे वो सिनेमा हॉल चलाते हों या फिर होटल चलाते हों या फिर उनकी कोई मॉल हो या फिर कोई कंपनी हो, इस बात से परेशान हैं कि तालाबंदी के दौर में जितने दिन उनकी दुकान, मॉल या फैक्ट्री ये सब बंद रहे, बिजली के बिल चार्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो व्यावसायिक या उद्यमी होते हैं उनसे फिक्स्ड बिजली के चार्ज लिए जाते हैं कि इतना तो देना पड़ेगा। अब इसके कारण इन व्यापारियों के पास लाखों रुपए के बिल पहुंच रहे हैं, जबकि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उन्होंने साफ साफ कहा है कि फिक्स्ड चार्ज तालाबंदी के दौरान के नहीं लिए जाएंगे। अजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के लक्सा इलाके में ये पीडीआर मॉल है। लॉकडाउन के बाद मॉल खुला, लेकिन अभी रौनक नहीं लौटी है। मॉल के मालिक दीपक जैन परेशान हैं। उनके एक हाथ में बिजली का बिल है तो एक हाथ में सूबे के मुखिया का वो समाचार जिसमें बिजली विभाग को
ये आदेश दिया गया है कि लॉकडाउन के समय बिल में इनसे फिक्स्ड चार्ज न लिए जाए। लेकिन जब जून महीने में बिल आया तो उसमें मार्च, अप्रैल और मई महीने का फिक्स्ड चार्ज लगा हुआ है। लॉकडाउन पे था तो फिक्स चार्ज को नहीं चार्ज करना चाहिए था बिजली कंपनी को, जैसा कि और प्रदेशों में हो रहा है। कहीं 33% माफ़ कर दे रहे हैं, कहीं 50% माफ़ कर दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। तो इसको देखते हुए इनका फिक्स चार्ज मार्च, अप्रैल, मई का लेना उचित नहीं है। बिजली विभाग के इस मार का असर बनारस शहर के सबसे पहले मॉल आईपी सिगरा पर भी पड़ा है। इसके मालिक मनीष तलवार अपने माल का रिनोवेशन करा रहे थे कि लॉकडाउन के बाद वो पूरे जोर शोर से माल की शुरुआत करेंगे, लेकिन मॉल खुलते ही इनके जोश को बिजली के बिल ने ठंडा कर दिया। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जब माल की 3 सिनेमा स्क्रीनें और दर्जनों दुकानें पूरी तरह बंद थी तो कैसे 50 लाख का बिल आ गया। मई जून का बिल आया है तो इन्होंने जो पुराना डेफर्ड वो था फिक्स चार्जेस वो फिर से इम्पोज कर दिया है। साथ ही इन्होंने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये 50 लाख रुपए का हम जो बिल आ गया, ये कहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे। ये डीजी जोन शोरूम है। लॉकडाउन से कुछ महीने पहले ही खुला था। अभी ये ठीक से चल भी नहीं पाया था कि कोरोना के लॉकडाउन से इस पर आफत टूट पड़ी। रही सही कसर बिजली के बिल ने पूरी कर दी। क्योंकि अभी हमें मुश्किल से मुश्किल 6-7 महीने हुए शोरूम खोले हुए, तो हम अभी पैर जमा ही रहे थे। तो अचानक से जब शोरूम खोलने के बाद इतना बड़ा बिजली का बिल, 40-45 हज़ार का बिजली बिल, लॉकडाउन पीरियड का बिजली का बिल, कोई यूनिट नहीं चला है, तो अचानक से इतनी घबराहट हो गई, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं इसको उगले कि निगले। बिजली बिल से उद्योग विभाग भी बुरी तरह परेशान है। पैकेजिंग बनाने की ये फैक्ट्री राजेश भाटिया की है। इनकी इस फैक्ट्री में दर्जन भर मशीन और 12 कर्मचारी हैं जो हर रोज़ कई टन माल तैयार करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद इनके यहाँ सिर्फ एक मशीन चल रही है और कर्मचारी भी 2-3 ही हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिजली विभाग की आप कारस्तानी देखिए, उन्होंने अप्रैल मई में बिल नहीं बनाया, हम लोग को बंद थे कारखाने। जैसे ही फैक्ट्री खुली जून महीने में बिल बनाया उन्होंने, चूंकि ये आदेश था कि जून और जुलाई के महीने में वो डेफर्ड अमाउंट लिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन था, तो वो जून के बिल में जुड़ करके आ गया। 500 किलोवाट का मेरा लोड है, 1 यूनिट का कंजम्पशन भी नहीं है, फिर भी 1.5 लाख रुपए का बिल मुझे देना है, तो कैसे चलेगा उद्योग। इस मुद्दे पर बिजली विभाग के आला अधिकारी फिलहाल कुछ बोल नहीं रहे हैं। लगभग 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद व्यापारी अपने व्यापार को पटरी पे लाने के लिए अभी जुटे ही हुए थे कि उन्हें बिजली के बिल के फिक्स चार्ज का झटका जोर का लगा। ये झटका इन्हें इसलिए भी ज़्यादा महसूस हुआ क्योंकि सरकार ने इसे ख़त्म करने की बात कही थी। ऐसे में इन्हें लगता है कि इनका भरोसा टूटा है और व्यापार में भरोसे की क्या अहमियत होती है ये आप खुद समझ सकते हैं। वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया।